जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबके आपके अपने YouTube चैनल सेल्फ स्टडी कुंदन कुमार में। आज बात करेंगे बिहार बोर्ड हिंदी क्लास 12 और आज का जो है वह चैप्टर 1 है और जिसका नाम है बातचीत। और बातचीत के जो लेखक है वो बाल कृष्ण भट्ट है और जो भी चीज हम आपको आगे समझाने वाले हैं वो आपको एनसीईआरटी बुक पे आधारित है। तो अगर आप एनसीईआरटी बुक खरीद लिए हैं तो अगर आप इस वीडियो को देखते जाते हैं और बुक में जो है हाईलाइट करते जाइएगा ताकि आपको बाद में दिक्कत न हो। और आपने नहीं खरीदे हैं तो नोट करते हुए चलिएगा कॉपी में, इससे आपको बहुत ही ज्यादा अच्छा रहेगा। और आज का जो क्लास है वो बातचीत के बारे में आपको बहुत ही अच्छे से समझाएंगे। जिस तरह से हम आपको समझा रहे हैं बातचीत करके क्या है ये बोल कर समझा रहे हैं, तो इन्हीं के बारे में आज का क्लास है, तो शुरू से लेके अंत तक जरूर बने रहिएगा। और आज का जो चैप्टर है वो उसमें संपूर्ण हिंदी अर्थ कराने वाले हैं, तो वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिएगा। बहुत बच्चे बोलते हैं कि सर मुझे लाइव क्लास के बारे में पता नहीं चलता है, हमें टेस्ट देने का लिंक नहीं मिल पाता है, वो सब बहुत सारे कंफ्यूजन रहता है। तो टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। जहां पर आपको क्या सर्च करना है, सेल्फ स्टडी कुंदन कुमार, या तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, वहां पर क्लिक करके आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट का भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, प्लस पीडीएफ का भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। या तो गूगल पे जाके सर्च कीजिए सेल्फ स्टडी कुंदन कुमार, तो वहां पर आपको थोड़ा मोड़ा पीडीएफ मिल जाएगा। अगर आपको पूरा पीडीएफ चाहिए, मतलब कह सकते हैं ए टू जेड आपको पीडीएफ चाहिए, तो पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आपको इस नंबर पे कॉल या मैसेज करना है कि सर मुझे पेड ग्रुप ज्वाइन करना है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको कुछ रुपया लगेगा, उसके बाद वहां पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। और ये कैसे ज्वाइन करेंगे, क्या क्या मिलेगा, वो हम आपको वीडियो के लास्ट में बताएंगे, ठीक है। अब चलिए हम यहाँ से 1 नंबर से स्टार्ट करते हैं और चलिए अब हम बात करते हैं लेखक के बारे में। सबसे पहले यहाँ पर जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये कौन है, बाल कृष्ण भट्ट जी है। और इन्हीं के जीवनी के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, जो कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। ये सब क्या है, बाल कृष्ण भट्ट के बारे में आपको विशेष जानकारी है। तो आप इसे अगर आप याद कर लेते हैं तो कम से कम आपको 1 से 2 नंबर आपको बोर्ड एग्जाम में 100% पूछेगा, तो पूछेगा। आप याद रखिएगा कितना, 1 से 2 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम में 100% पूछेगा, तो पूछेगा। अब चलिए हम यहाँ से पॉइंट बाय पॉइंट समझाते चलते हैं। सबसे पहले क्या है, लेखक परिचय है। किस लेखक के बारे में, ये बाल कृष्ण भट्ट जी जो देख रहे हैं इसके बारे में आपको हम समझाएंगे। तो सबसे पहले आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था, तो 23 जून 1844 को हुआ था, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और निधन कब हुआ था, तो ये हुआ था 20 जुलाई 1914 को। जब हम वहां आपको ऑब्जेक्टिव कराएंगे तो उस टाइम ये सब प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में या हम उस टाइम पूछा जाएगा बहुत ज्यादा, ठीक है। उसका निवास कहाँ था, मतलब निवास स्थान तो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश के थे। कौन, बाल कृष्ण भट्ट कहाँ के थे, तो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश के थे। इनके माता पिता का नाम क्या था, माता का नाम था पार्वती देवी और पिता का नाम क्या था, बेनी प्रसाद भट्ट, जो कि एक प्रकार के क्या थे, व्यापारी थे। ये भी याद रखिएगा कि बाल कृष्ण भट्ट के माता पिता, सॉरी पिता क्या थे, बाल कृष्ण भट्ट के पिता क्या थे, तो एक प्रकार के क्या थे, व्यापारी थे। और माता एक सुसंस्कृत महिला थी, बहुत मतलब कि सौभाग्य बहुत अच्छी थी, एक तरह से कह सकते हैं ऐसी महिला थी। किसकी, बाल कृष्ण भट्ट की। अब आगे बात करते हैं, यहाँ पर आपको जो इम्पोर्टेंट है ये सारा का सारा इम्पोर्टेंट है, इसमें से कोई एक न एक प्रश्न पूछ भी सकता है और नहीं भी पूछ सकता है, तो ये इम्पोर्टेंट है। डेट ऑफ बर्थ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मायने रखता है, तो जरूर आप इसे नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब आगे चलिए, यहाँ पर क्या करा है कि लेखक के जीवन के बारे में, मतलब लेखक जो है बाल कृष्ण भट्ट है इसके जीवन के बारे में, जैसे हम सभी हो गए और आप भी है कि हम कहाँ से पढ़ाई किए हैं, क्या किए नहीं किए, ये सब बारे हम कुछ बताते हैं ना जब सफल हो जाते हैं तब। तो उसी प्रकार बाल कृष्ण भट्ट जब सफल हो गए हैं तो उसके जीवन के बारे में कुछ शब्द लिखा गया है, तो वो आप पढ़िएगा बढ़िया से। सबसे पहले शिक्षा की बात करते हैं, तो प्रारंभ में संस्कृत का अध्ययन था। किसका, वो मतलब शुरू शुरू में क्या था, वो संस्कृत का बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था, पढ़ने में बहुत अच्छा उसको लगता था। जब 1867 में प्रयाग मिशन के स्कूल से एंट्रेंस की परीक्षा दी, मतलब कि कहाँ से, प्रयाग मिशन के स्कूल से। याद रखिएगा ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वीवीआई लाइन है, याद रखिएगा, ठीक है। वृत्ति में देखिए क्या करा है कि 1869 से 1875 तक प्रयाग के मिशन स्कूल में अध्यापक रहे। देखिए यहाँ से पढ़ाई भी किए थे और यहाँ पर क्या थे, अध्यापक, नहीं कहते कि टीचर वगैरह हो गया या हेड मास्टर हो गया, इस तरह से वे रहे भी थे। कब से, 1869 से लेकर
1875 तक, ठीक है, याद रखिएगा। 1885 में प्रयाग के CAB स्कूल में संस्कृत का अध्यापन हो गया। मतलब कि यहाँ से अब हट के क्या क्या, ये दूसरा कॉलेज में या स्कूल में चले गए। स्कूल का नाम क्या था? CAB। कौन है? CAB स्कूल। वहां पर किसका? संस्कृत का अध्यापक हो गया, ठीक है। 1888 में प्रयाग की काश्यप पाठशाला इंटर कॉलेज में अध्यापक नियुक्त हुए। मतलब फिर वहां पर जो है इंटर के कॉलेज जो होता है, कॉलेज लेवल का, वहां पर नियुक्त हो गए। किंतु उग्र स्वभाव के कारण नौकरी छोड़नी पड़ी और उसके बाद से लेखन कार्य पर निर्भर रहे। अब देखिए थोड़ा सा इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा कि बाल कृष्ण भट्ट जो उसका स्वभाव कैसा था, तो उग्र था। मतलब कह सकते हैं कि गुस्सेला था, वो बहुत गुस्सा वुस्सा करते थे। उसके कारण क्या था, उसको नौकरी छोड़नी पड़ी। आप सोच सकते हैं कि यहाँ से भी नौकरी छोड़ा था, क्या क्या था, यहाँ से भी नौकरी छोड़ा, फिर वहां से भी नौकरी छोड़ा, फिर वहां से यहाँ गया। देखिए अब हम आपको समझाते हैं, यहाँ से छोड़ा, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ से छोड़ा, यहाँ गया, फिर यहाँ से छोड़ के फिर ये किसके कारण? उग्र स्वभाव के कारण, क्योंकि उसका स्वभाव अच्छा नहीं था, ठीक है। अब आगे बात करते हैं यहाँ पर विशेष परिस्थिति, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पिता के निधनोपरांत पृथक व्यापार संभालने के नाम पर गृह कलह का सामना करना पड़ा। किसका? देखिए अब किसी के घर में जो सबसे बड़ा जो होता है, वो बॉस क्या होता है? पिता होता है। जो पिता कमाता है उसके लिए है, और जो पिता नहीं कमाता है उसके लिए भी होता है। तो उसका जो निर्धन जब हो गया, उसकी मृत्यु हो गया कह सकते हैं, उसके संभालने, व्यापार संभालने के लिए कौन आ गए? ये बाल कृष्ण भट्ट जी आ गए, ठीक है। पैतृक घर छोड़कर घोर आर्थिक संकट से जूझते हुए हिम्मत से काम लिया, और क्या हुआ? उसका जो बाल कृष्ण भट्ट है, उसके घर की स्थिति बहुत ही खराब हो गया कह सकते हैं। धीरे 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 उसका मतलब कि समझ सकते हैं पूरा स्थिति खराब हो गया जब इसके पिता की मृत्यु हो गई। तो बाद में क्या किया? वो हिम्मत से काम ले, नहीं कहते कि आप हिम्मत से काम लो, भले ही रिजल्ट जैसा भी आए, लेकिन हिम्मत से काम लो, आगे आपको बहुत ही बड़ा सफल मिलने वाला है। तो हिम्मत से काम लेना बहुत जरूरी है। और साहित्य के प्रति समर्पित रहे, और लिखना उठना काम उम करना, मतलब लेखक जो है कार्य करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर ज्यादा खासकर इम्पोर्टेंट है, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या है? रचनात्मक सक्रियता। क्या है? रचनात्मक सक्रियता बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से हिंदी वर्धनी सभा प्रयाग की ओर से 1877 में हिंदी प्रादीप नामक मासिक पत्र निकालना प्रारंभ किया। आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हिंदी प्रादीप नामक की शुरुआत कहाँ से की गई थी? तो ये जो भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से, मतलब कि उसको समझाया कि आप लिखना अपना काम कीजिए, तो उन्होंने एक हिंदी प्रादीप नामक का लिखा। अब बोर्ड एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि बाल कृष्ण भट्ट ने किसका प्रकाशन किया? तो हिंदी प्रादीप का। किसका? हिंदी प्रादीप का प्रकाशन किया, ठीक है। इसे 33 वर्ष तक चलाते रहे, मतलब कि उन्होंने कितने? 33 वर्ष तक चलाए, ठीक है। इसमें नियमित रूप से सामाजिक, साहित्यिक, नैतिक, राजनीतिक विषय पर निबंध लिखते रहे। मतलब कि जो है बाल कृष्ण भट्ट जी है, वो सामाजिक के बारे में, साहित्य के बारे में, नैतिक के बारे में और राजनीतिक के बारे में, इन सब के बारे में नहीं होता है कि समाज में हम जो चीज देखते हैं कि कहीं घोर हो रहा है, कहीं अघोर हो रहा है, मतलब कहीं एकदम कुछ अलग ही हो रहा है, उटपटांग ही हो रहा है, ऐसा ऐसा स्थिति जो है कोई कोई लेखक अपनी क्या करते हैं जी, मतलब लेखनी में लिखते हैं ताकि बाहर ये प्रकाशित हो सके, ठीक है। तो वही बाल कृष्ण भट्ट भी किए हैं। 1881 में वेदों की युक्तिपूर्ण समीक्षा की। 1886 में लाल श्रीनिवास दास ने संयोगिता स्वयंवर की रचना की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसको छोड़ना नहीं है। तुझे भूल जाए तो क्या फायदा, राइट? तो इसको भूलना नहीं है। क्या है? श्रीनिवास दास, लाल श्रीनिवास दास ने क्या लिखा है? तो संयोगिता स्वयंवर। आपसे पूछा जा सकता है कि संयोगिता स्वयंवर के लेखक कौन है? तो श्रीनिवास दास है, जिसमें से आपके 1 नंबर आपको यहाँ से मिल सकते हैं, ठीक है। कठोर आलोचना की। जीवन के अंतिम दिनों में हिंदी शब्दकोश के संपादन के लिए श्याम सुंदर दास द्वारा काशी आमंत्रित, किंतु किंतु अच्छा व्यवहार न होने के कारण अलग हो गए। देखिए अब हम आपको बताते हैं, थोड़ा सा ये इम्पोर्टेंट है। मान लीजिए अगर आपका व्यवहार जो है अच्छा नहीं रहेगा, आप बहुत गुस्सैला है, तो क्या होगा? आप 70 से रिजेक्ट होते चलिएगा।
आपको कोई नहीं रखेगा। अब मान लीजिए आप हमेशा गाली दीजिएगा किसी को या किसी को हमेशा मारिएगा, जो आपको लाया है उसी को मारेगा, तो क्या वो आपके साथ रहेगा? नहीं रहेगा। तो ये क्या है? अच्छा व्यवहार नहीं है। अगर आप किसी को मार रहे पीट रहे तो ये अच्छा व्यवहार नहीं है। तो इसके कारण क्या हो रहा है? बाल कृष्ण भट्ट को दर दर भटकना पड़ रहा है। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं रचनाएं, जो कि यहाँ पर कर सकते हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 100% याद कर लीजिएगा। ये ज्यादा खास कर इंपॉर्टेंट है, जितने भी आप पढ़े हैं उनसे ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है। हम आपको बाद में जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट लाइन है उस पे हम स्क्रेच कर देंगे ताकि आप उसे रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले है उपन्यास। क्या है? उपन्यास हो गया, नाटक हो गया, और उसके प्रहसन हो गया, निबंध हो गया। तो इन सब के बारे में आपको याद होना चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं उपन्यास। रहस्य कथा, न्यूटन ब्रह्मचारी, 100 अजान 100 जान, ये दोनों का दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन है? 100 अजान 100 जान, न्यूटन ब्रह्मचारी। गुप्त वैरी, रसातल यात्रा, उचित को दक्षिणा, हमारी परी, सद्भाव का भाव। इसमें जो आपका सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है न्यूटन ब्रह्मचारी है, 100 अजान 100 जान, ये दोनों के दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इसे 100% याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब इसमें जो है नाटक में क्या क्या लिखे हैं? पद्मावती। एक और प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछता है, ये जो पद्मावती है ये बाल कृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है, और एक और है पद्मायत, या पद्मायत जो है वो किसके द्वारा है? जायसी के द्वारा है। पद्मावत, हाँ, पद्मावत जो है जायसी क्या, अब पद्मावती जो है ये बालकृष्ण भट्ट के है। तो इसमें आपको 100% कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, उसे दूर रहना है। ठीक है, और इसके बाद आपका है सीता वनवास, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। रेल का विकट खेल, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाल विवाह, ये तीन चार जो है वो आपको याद रखना है। ऐसे तो ये सब भी याद रखना है, लेकिन ये सब कोई ज्यादा खास नहीं। देखिए आप हमेशा याद रखिएगा, अगर आप 100 काम किए, ठीक है, याद रखिएगा, अगर आप 100 काम अच्छे से किए लेकिन एक काम अगर आप खराब किए रहेंगे तो ये सारा का सारा आपका 100 काम क्या होगा? बिगड़ जाएगा, बहुत ज्यादा बिगड़ता है। ये हम जानते हैं और आप भी जानते होंगे, हम कुछ ज्यादा ही जानते हैं इसके बारे में। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। तो इसमें जो है पद्मावती है, सीता वनवास है, रेल का विकट खेल है, बाल विवाह है। तीन चार जो है वो बहुत ही फेमस है। किसका? बाल कृष्ण भट्ट जी का। प्रहसन में क्या है? जैसा काम वैसा परिणाम, बिल्कुल सही बात बोला गया है। अगर आप किसी के प्रति दया है तो वो भी आपके प्रति दया सोचेगा। अगर आप किसी के प्रति प्यार करते हैं तो वो भी उसके प्रति आपको प्यार करेगा। जैसे माँ होता है, तो अगर आप माँ को अगर अच्छे से रखते हैं तो वो भी आपको अच्छा ही समझता है, और उसको अगर आप कुछ गलत उलत बोलते हैं या मारते कुछ भी करते हैं तो इससे क्या होगा? उसके हृदय को चोट लगेगा। अगर आपका दोस्त ही है और उसके साथ अच्छा व्यवहार रखिएगा तो वो भी आपके साथ अच्छा व्यवहार रखेगा। तो यही कहा गया कि जैसा काम करोगे वैसा परिणाम पाओगे। दूसरे के लिए खड्डा मत खोदो, क्योंकि तुम उसी में गिर जाओगे अगर आप खोद रहे हो तो। ठीक है, नई रोशनी का बीस, चार, विडंबन आदि, ये सब ज्यादा खासकर इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है जो बाल कृष्ण भट्ट ने कितने निबंध लिए हैं? तो लगभग 1000 लिखे। कितने? लगभग 1000 के आसपास में निबंध लिखे हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिन देखिए निबंध लिखे आसपास लिखे हैं, जिनमें 100 से ऊपर बहुत महत्वपूर्ण है, और 100 से ऊपर आप सोच सकते हैं 100 से ऊपर जो है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे नहीं बताए थे कि सामाजिक हो गया, राजनीतिक हो गया, नैतिक हो गया, साहित्य हो गया, इन सब के बारे में जो लिखे हैं वो निबंध में ही लिखे हैं। तो टोटल 1000 है, जिसमें से 100 महत्वपूर्ण से ऊपर है। ठीक है, भट्ट निबंध माला नाम से 2 खंडों में संग्रह प्रकाशित है। ठीक है, तो यहाँ तक आपका पूरा का पूरा आपको समझ में आ गया। यहाँ से आपके जो है बोर्ड एग्जाम में 1 या 2 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है। यहाँ से लेके आपको जो है कहाँ तक? यहाँ तक रचनाएं तक समझिए, या यहाँ तक समझ सकते हैं। 1 या 2 नंबर पूछ सकता है। ठीक है, याद रखिएगा। अब आपका जो है यहाँ से जो आपका बोर्ड एग्जाम में पूछेगा वो सब्जेक्टिव में पूछेगा। क्या पूछेगा? सब्जेक्टिव है। और जब हम आपको यहाँ पर नोट्स करा दे रहे हैं, ठीक है, नोट्स करा दे रहे हैं, उसके बाद आपको सब्जेक्टिव कराएंगे तो और आपको मजा आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्टिव कराएंगे तो और मजा आएगा। और ऑब्जेक्टिव और नोट्स हम ये फ्री में दे देंगे। चैप्टर 1 हम क्या आपको कर देंगे? फ्री में दे देंगे। और चैप्टर 1 कैसे आपको मिलेगा फ्री में, वो हम आपको यहाँ पर बताएंगे। कब? यहाँ पर आपको हम बताएंगे कि चैप्टर 1 वो आपको कैसे फ्री में मिल जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करते हैं और आपको समझ में भी आना चाहिए।
सबसे पहले क्या है, बातचीत का सारांश आपको समझना है, जिसके लेखक कौन है, बालकृष्ण भट्ट जी है, ठीक है। उसके बाद हम इंपॉर्टेंट लाइन पर चलेंगे। यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि बाल कृष्ण भट्ट आधुनिक हिंदी गद्य के आदि निर्माताओं और उन्नयन रचनाकारों में से एक है। क्या है ये, कौन से काल के हैं, आधुनिक काल के या आधुनिक हिंदी गद्य के कह सकते हैं। एक प्रश्न यहाँ पर आपका बनता है, ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं, यहाँ से आगे आपका जो है यहाँ पर प्रश्न पढ़ते चलिएगा। यहाँ पर क्या करें कि बाल कृष्ण भट्ट बातचीत के माध्यम से मनुष्य को ईश्वर द्वारा दी गई वाक शक्ति का सही इस्तेमाल करने को बताते हैं। यहाँ पर समझिए पॉइंट क्या कर रहा है, पॉइंट को आपको समझना है। अगर आप पॉइंट को नहीं समझेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। अगर ऑफलाइन अगर आप कोचिंग करते हैं तो वहां पर सीधे बोलेगा बस हो गया, वहां पर हंसी मजाक के साथ है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन यहाँ पर हम आपको समझाएंगे तो और मजे से समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए बाल कृष्ण भट्ट जी जो है वो बोलते हैं कि जो हम बातचीत कर रहे हैं, क्या हम इसका सही इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और ये किसके द्वारा दिया गया है, ईश्वर के द्वारा एक प्रकार का वरदान है, जो कि सिर्फ मनुष्य में ही दिया गया है। किस में दिया गया है, मनुष्य में। और किसी जानवर को देखते हैं, बैल भैंस कुत्ता बिल्ली सबको देखते हैं, नहीं ना देखते हैं, वो आप बात नहीं कर पाएंगे। लेकिन हम सब क्या है, मनुष्य एक ही मात्र ऐसा व्यक्ति है जो क्या है उसको भगवान ने वाक शक्ति दिया है, जिससे क्या करते सकते हैं, वो सही इस्तेमाल कर सकते हैं और गलत इस्तेमाल भी कर सकते हैं। वे बताते हैं कि यदि वाक शक्ति मनुष्य में न होती तो हम नहीं जानते कि इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता। अगर सपोज दैट आप सोचिए, थोड़ा सा इमेजिन कीजिए कि अगर सभी के सभी व्यक्ति कुछ ना बोले, कुछ ना करे, कुछ भी ना करे और सब एकदम शांत हाँ हाँ ती वेल वेल एकदम तरीका से रहेगा, मतलब कुछ बोलेगा नहीं, तो क्या होगा। जैसे गूंगा व्यक्ति को देखे आप, हाँ देखे होंगे सर, तो वहां से क्या होता है, उसका फीलिंग नहीं समझ पाते हैं नहीं, वो क्या बोल रहा है नहीं बोल रहा है, आपको इशारा में समझाएगा तो आप समझ पाए तो अच्छी बात है, नहीं तो नहीं समझ पाते हैं, ठीक है। मानो सब लोग लूज मोज अवस्था में कोने में बैठा दिए गए होते। मतलब कि अगर गूंगी सृष्टि रहती, अगर कोई बोल नहीं पाता तो क्या होता, एक कोना है, इस कोना में सभी को क्या होता, बैठा दिया जाता। क्या कहते हैं, बैठा दिया जाता था, ठीक है, समझ सकते हैं। बातचीत की विभिन्न तरीका भी बताते हैं, मतलब कि बातचीत का जो तरीका होता है वो अलग अलग होता है। वे कहते हैं जहां आदमी को अपनी जिंदगी मजेदार बनाने के लिए खाने पीने, रहने, चलने फिरने आदि की आवश्यकता होती है। देखिए सही बात है, जहां मनुष्य को अपनी जिंदगी मजेदार बनाने के लिए, हाई स्टाइलिश बनाने के लिए कर सकते हैं, बहुत अच्छा बनाने के लिए क्या करते हैं, वो अच्छा अच्छा खाना खाते हैं, अच्छा अच्छा पानी, मतलब पानी भी पीते हैं, ड्रिंक वगैरह तो अलग अलग हो गया। रहन सहन जैसे एकदम कोट वगैरह पहन के सबसे चलते रहते फिरते रहते हैं, और रहने के लिए बड़ा सा बिल्डिंग वगैरह से सो आवश्यकता होती है। उसी तरह मनुष्य को बातचीत भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, और उसी तरह जिस तरह हमें खाना पीना रहना चलना फिरना एक जरूरी आवश्यकता है, हमें चाहिए तो चाहिए, उसी तरह मनुष्य को बोलना भी या बातचीत करना एक महत्वपूर्ण है, ठीक है। बाल कृष्ण भट्ट कहते हैं जो कुछ मवाद या धुआं रहता है वह भाप बनकर निकल जाता है। किसके द्वारा, बातचीत के माध्यम से। अगर आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया कि बातचीत के माध्यम से क्या निकल जाता है, तो मवाद या धुआं निकल जाता है। मवाद या धुआं एक तरह से समझते थे। इसीलिए जीवन में बातचीत मनुष्य द्वारा दिया गया एक वरदान है। यहाँ पर क्या है, बातचीत ईश्वर द्वारा होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पर कर लीजिएगा, ईश्वर द्वारा दिया गया एक वरदान है, इसका गलत प्रयोग न करें। और इस जो हम शब्द बोल रहे हैं इसका गलत प्रयोग नहीं करना चाहिए, जिससे सामने वाला को क्या हो, दुख न हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। दो तीन जो है लेखक कुछ बोले हैं, इसके अनुसार समझिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कि बेन जॉनसन के अनुसार क्या है, बेन जॉनसन के अनुसार क्या है, कि बेन जॉनसन के अनुसार बोलने से ही मनुष्य का साक्षात्कार होता है। बोलने से ही मनुष्य का साक्षात्कार होता है। इसका अर्थ क्या हुआ कि अगर मनुष्य कुछ नहीं बोलेगा तो क्या उसकी फीलिंग निकलेगा, नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम आपको पढ़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हम आपको पढ़ा रहे थे, क्या हम बोल के पढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पर मेरा गुण आपके पास प्रकट हो रहा है कि हम ऐसे हैं ऐसे हैं। अगर हम नहीं आपको पढ़ाएं तो क्या आप हमें जानिएगा, नहीं, कि ये कौन है नहीं है, नहीं जानिएगा। अगर वही हम आपको पढ़ा रहे, कुछ दिन बाद हम अगर फेमस हो जाते हैं तो वो आप हमें पहचानिएगा, तो इससे क्या होता है, गुण का हो गया या साक्षात्कार होता है, ठीक है। एडिशन के अनुसार भी कुछ शब्द बोले गए हैं। एडिशन के अनुसार असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकती है,
और एडिसन जी बोले हैं कि अगर आपको बातचीत करना है या बातचीत का जो सिर्फ असल मकसद जो है सिर्फ दो व्यक्तियों में हो सकते हैं। जैसे अगर देखिएगा एक लड़का और एक लड़की वो क्या करते हैं आपस में गपशप करते हैं, तो वो अंदर अंदर फीलिंग वाली बात करते हैं। या एक माता पिता भाई बहन उसमें तो थोड़ा अलग बात है। भाई बहन हो गया, दोस्त में तो और ज्यादा होता है। तो दो दोस्त रहता है तो उसमें अच्छा से बात होता है। माता पिता में भी देखिएगा तो वो अच्छे से बात करते हैं। अगर उसी टाइम आप भी चले जाते हैं तो बात को क्या होता है, बदल जाता है। और तीसरे व्यक्ति की उपस्थिति में बात को बदल दी जाती है। बातचीत में जब चार व्यक्ति लग जाते हैं तो क्या होता है, राम रमोवल हो जाता है। आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है कि चार व्यक्ति अगर बातचीत करने लगे तो क्या होगा, राम रमोवल हो जाएगा। ठीक है। बातचीत का हुनर यूरोप के लोगों में प्रचलित है, जिसे आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहा जाता है। तो यहाँ तक आप तक आपका जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट लाइन में हम आपको टिक करते हुए चलेंगे ताकि थोड़ा सा आपको अच्छा लगे। ठीक है। चलिए हम आपको बताते हैं कि कौन कौन सा जो पॉइंट है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उससे पहले पेड ग्रुप जो भी बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं उसके लिए कुछ बता देते हैं कि अगर आप पेड ग्रुप ज्वाइन करते हैं तो आपको क्या क्या फ्यूचर मिलने वाली है। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अगर आप पेड ग्रुप ज्वाइन करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो इसमें आपको क्या है, चैप्टर वाइज नोट्स मिलेगा, चैप्टर वाइज सब्जेक्टिव मिलेगा, ऑब्जेक्टिव मिलेगा। ये जो आपका है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है अच्छा खासा नंबर उठाने के लिए। और उससे भी ज्यादा ऑब्जेक्टिव जो है 300 से लेके 500 जो है VBI देंगे। सब्जेक्टिव की बात करें तो 100 से लेके 150 तक MVBI सब्जेक्टिव देंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक देंगे जो कि 2009 से लेके 2023 तक समझ सकते हैं, यहाँ तक मिलेगा। मॉडल पेपर जो कि 1 से लेके 10 तक, ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं। ये सब सारा चीज आपको मिलने वाली है। जो कि इसका फीस तो पहले 599 था, लेकिन बहुत बच्चे बोले थे कि सर पैसा उतना नहीं है, थोड़ा सा कम कर दीजिए। तो हम आपको मात्र 200 रुपये में दे रहे हैं। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पे कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। अगर आपको सिर्फ ऑब्जेक्टिव चाहिए और आपको ऑनलाइन टेस्ट देना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर क्लिक करके आप जाके देख सकते हैं। बाकी ये सारा का सारा फ्यूचर जो है आपको पेड ग्रुप में ही मिलने वाली है। ठीक है। अब थोड़ा सा बात करते हैं कि कौन कौन सा लाइन जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए ये पॉइंट ये और ये, इसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दो लाइन है। ठीक है। तीसरा पॉइंट भी मान लीजिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चौथा में ये जो आपका है सबसे ज्यादा है उग्र स्वभाव के थे। ठीक है। इसके बाद आगे बात करते हैं, ये आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये भी आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। हाँ, इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका ये है कि संयोगिता स्वयंवर, जो कि क्या लिखे हैं, श्रीनिवास दास जी ने लिखे हुए हैं। ठीक है। अब सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है ये है और ये है। ठीक है। हम आपको सिर्फ इम्पोर्टेंट पे खाली कलर कर देते हैं, इससे आपको अच्छा रहेगा। और ये भी है। ठीक है। ठीक है। अब आपको यहाँ पर क्या सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर कुछ नहीं है। ये दोनों आप याद कर लीजिएगा। ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। थोड़ा सा बता देते हैं कि ऑब्जेक्टिव आप कैसे ले सकते हैं। ठीक है। आपको क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, क्या करना है, आपको गूगल पे जाना है। गूगल हर बच्चे को पता होता है क्या होता है। गूगल पे आपको जाके सर्च करना है सेल्फ स्टडी कुंदन कुमार। ठीक है। उसके जस्ट नीचे आइएगा तो यहाँ पर आपको एक लिंक मिलेगा, सेल्फ स्टडी कुंदन कुमार स्टडी मटेरियल। तो इस पे क्लिक कर लीजिएगा। या तो ऑनलाइन टेस्ट देना है तो यहाँ नीचे कीजिएगा, सबका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिए, वहां से जाके आप क्लिक करके देख सकते हैं। और यहाँ पर क्लिक कीजिए। ठीक है। क्लिक करने के बाद आपको ये सब दिखाई देगा। आप हिंदी वगैरह जो चीज अगर आप पढ़ना चाहते हैं इस पे क्लिक करके आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर जो सर्च का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पर हिंदी लिखिए। क्या लिखे, हिंदी लिखिए, हिस्ट्री लिखिए, ज्योग्राफी लिखिए, पॉलिटी लिखिए, जो भी आपको सब्जेक्ट पढ़ना है वो पढ़िए और इसे सर्च कीजिए। अब देखिए ये खान सर का जो फोटो है जो कि आपका थंबनेल देख रहे हैं, इस पे क्लिक कीजिएगा तो आपको सारा का सारा ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा, प्लस में सारांश मिल जाएगा। तो ये PDF आपको फ्री में मिल जाएगा, बाकी PDF आपको पेड ग्रुप में मिलेगा। पेड ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आप हमें इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। इस वीडियो में आज आपको यही रहेगा। अगला वीडियो में आपको सब्जेक्टिव पढ़ाएंगे, उसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव पढ़ाएंगे। अभी के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।